स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं 100 जो क्वेश्चनों का सेट है, मॉडल पेपर है, वो लेके आया हूँ और डेली एक मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा। और अगर आप यहाँ पे बता देता हूँ कि 100 पर्सन है, टाइम यहाँ पे आपको 90 मिनट मिलता है। और सारे जो पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे 25 जीके के आएंगे, हिंदी के आएंगे, इंग्लिश, मैथ, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है, जो इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाग है, उसमें जीके के 25 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला आयुष एम्स राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया गया है? तो कौन से जिले में किया गया है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, पंचकुला में है जो स्थापित किया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जो पहला राष्ट्रीय देश का पहला आयुर्वेद संस्थान है और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरायु योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चिरायु योजना का संबंध बताना है। यहाँ मैं 5 से 7 सेकंड का गैप लेता हूँ, उसमें है जो आपको आंसर कैसे करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में भी मिलेगा नहीं। 100 क्वेश्चन है, उसमें 90 मिनट मिलेंगे। तो आपकी तैयारी का भी है, जो डेली अगर एक टेस्ट टाइप यहाँ पे देते हो तो डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी कैसी है वो भी आपको आकलन होता रहेगा। तो जो चिरायु योजना है उसका संबंध है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का है जो मुफ्त इलाज मिलता है। पूछ लिया जाए चिरायु योजना में कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, तो ये मिलता है आपको 5 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध स्थल 52 द्वादशी मेले के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थल है जो 52 द्वादशी मेले के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी, अंबाला। अंबाला है वो 52 द्वादशी मेले के लिए जाना जाता है और भाद्रपद मास की जो द्वादश है उसको उसको आयोजित होता है मेला। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जो रानी रामपाल है उनका संबंध किस जिले से है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए। और ये हॉकी टीम की जो पूर्व कप्तान रही है रानी रामपाल, और इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, फतेहाबाद में है जो पहला भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और 700 मेगावाट की है जो 4 इकाइयों वाला ये है परमाणु संयंत्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितने मेगावाट वाला है? 700 मेगावाट वाला है। नेक्स्ट है, हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है नंदलाल शर्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नंदलाल शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में सफारी पार्क परियोजना विकसित की जा रही है जो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा? तो कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है गुरुग्राम और नूह में। गुरुग्राम और नूह में जो सफारी पार्क परियोजना विकसित की जा रही है जो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा और लगभग 10,000 एकड़ में है जो ये किया जा रहा है विकसित। नेक्स्ट है यहाँ पे, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा पात्र परिवारों को कितने वर्ग गज के प्लॉट प्रदान कर रही है? कितने वर्ग गज के प्लॉट प्रदान कर रही है हरियाणा सरकार ग्रामीण आवास योजना के तहत? तो ये कर रही है 100 वर्ग गज का। 100 वर्ग गज का है जो प्लॉट यहाँ पे दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के कितने प्रतिशत से अधिक गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? ये मिल तो सिर्फ शायद डॉक्यूमेंट में मिल रही है, फिजिकली तो आ नहीं रही है, लेकिन क्वेश्चन है तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 95 से अधिक है, 95 से अधिक गांव को है जो बिजली मिल रही है और अधिकांश से 5600 से अधिक गांव इसमें शामिल है जो 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और
कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आप जितने कमेंट करोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको मॉडल पेपर के रूप में डेली लेके आऊंगा मैं। और डेली अगर आप एक वीडियो यहाँ पे देखते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में यहाँ पे गलत नहीं होगा, और आपकी 100% वही क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली एक हैबिट बनाना है आपको कि आप एक डेली वीडियो देखो, और कमेंट जरूर करना कितने कमेंट आते हैं डेली वीडियो कितने लोगों को चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कैथल मुंदड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक चोर गुंबद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक चोर गुंबद, तो ये है फ्रेंड्स नारनौल महेंद्रगढ़ में ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसको नारनौल में स्थित जो चोर गुंबद है इसको नारनौल का साइन पोस्ट भी कहा जाता है। नारनौल का साइन पोस्ट किसे कहा जाता है? चोर गुंबद को कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जमाल खान ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसने करवाया था? जमाल खान ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नृत्य को पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सबसे पुराना नृत्य माना जाता है जो महाभारत काल से चला आ रहा है? कौन सा नृत्य है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स धमाल नृत्य, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, धमाल नृत्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, हरियाणा में बूढ़िया रंग का महल कहाँ स्थित है? हरियाणा में बूढ़िया रंग का महल है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जगाधरी, यमुनानगर में स्थित है बूढ़िया रंग का महल। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है नूह मेवात है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे कितनी साक्षरता थी? लगभग 54.08% है जो साक्षरता यहाँ पे थी। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो पहले भी जो वीडियो डाला था उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, शहीदों का शहर आपको कहा जाता है झज्जर को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है होना है, रेवाड़ी को है जो शहीदों का शहर नहीं कहा जाता है। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे पंचकुला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो किस जिले में स्थित है? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, पंचकुला में स्थित है। और ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के लिए भी प्रसिद्ध है। गिद्ध संरक्षण के लिए पूछ लिया जाए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीश महल जो कि आगरा के लाल किले की नकल है हरियाणा में कहाँ स्थित है? शीश महल कहाँ पे स्थित है जो आगरा के लाल किले की नकल है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे फर्रुख नगर, गुड़गांव। तो गुड़गांव में है जो फर्रुख नगर में शीश महल स्थित है। और 1733 ईस्वी में है जो फौजदार खान द्वारा निर्माण इसका करवाया गया है। कब करवाया गया है? 1733 ईस्वी में फौजदार खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल या डिवीजन है? तो ये है फ्रेंड्स 6। और कौन कौन से है 6 फ्रेंड्स? यहाँ पे अंबाला है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, हिसार, रोहतक और करनाल, ये आपके 6 मंडल है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहाबाद को है जो हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुरथल सोनीपत में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मुरथल सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस नदी को प्राचीन में दरसद्वती नदी के नाम से जाना जाता था? दरसद्वती नदी के नाम से किसको जाना जाता था? तो चौतांग नदी है उसको ऋग्वेद काल में दरसद्वती नदी है जो कहा जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
हरियाणा में अरावली का गोल्फ मैदान है वो कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए फरीदाबाद। फरीदाबाद में है जो अरावली का गोल्फ मैदान स्थित है। और अरावली गोल्फ कोर्स की रूपरेखा अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी स्टीफन ने तैयार की है। किसने तैयार की है? अमेरिका का जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है गोल्फ स्टीफन, उसने तैयार की है। पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्र किस भाषा में निकाला था? पंडित नेकी राम शर्मा के द्वारा संदेश नामक जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन सी भाषा में निकाला था? तो ये निकाला था फ्रेंड्स हिंदी भाषा में, करेक्ट आंसर है। और 1930 में है जो भिवानी से हिंदी भाषा में संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। कब किया था? 1930 में। कहाँ से किया था? भिवानी से किया था। और पंडित नेकी राम शर्मा ने हिंदी में है जो संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस वर्ष बेंगलुरु से है जो करनाल स्थापित किया गया? कौन से वर्ष से किया गया? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी 1955 में। 1955 में है जो करनाल स्थापित की बेंगलुरु से करनाल ट्रांसफर किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1923 में। नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा जीके का जो फर्स्ट भाग था जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं वो पूरा हो गया है। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान के जो 15% आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। और डेली अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको रोज एक वीडियो मिलता रहे। और आपको एक हैबिट बनानी है डेली एक वीडियो देखने की, जिससे आपका तैयारी है जो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 26, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जो कार्य है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन बी जूल। तो एसआई मात्रक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे उष्मा हो गया, विद्युत हो गया, कार्य हो गया, इन सब के एसआई मात्रक आपको है जो जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव है जो कहाँ से होता है? इंसुलिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्त्राव होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है आपके अग्नाशय से। अग्नाशय से है जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। और अग्नाशय में स्थित जो लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाएं हैं उनसे है जो इंसुलिन निकलता है। किससे निकलता है? अग्नाशय में स्थित जो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से है जो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य पूछ लिया जाए क्या है? तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है धोने के सोडे यानी वॉशिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे धोने के सोडे का क्या है? ये रासायनिक सूत्र है। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। और NaHCO3 है जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जो पीछे का दृश्य है, पीछे मतलब पीछे नाम क्या है? छोटा है, तो इससे याद रखना है उत्तल दर्पण भी क्या है? छोटा है। नाम में अवतल बड़ा है, उत्तल क्या है? छोटा है। तो इसी से याद रखना है पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में है जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब है जो उत्तल दर्पण में बनता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र है जो उपयोग में लिया जाता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी एमीटर का उपयोग है जो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे और एमीटर को पूछ लिया जाए कहाँ पे जोड़ा जाता है? जैसे दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम होते हैं, जो फिजिक्स के छात्र हैं उनको पता होगा, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, दो क्रम होते हैं। तो एमीटर को हमेशा फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शुष्क बर्फ है जो ड्राई आइस होती है, वास्तव में वो क्या है?
जो शुष्क बर्फ होती है वो वास्तव में क्या है? तो फ्रेंड्स ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राई आइस होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे का एक वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है फ्रेंड्स यकृत, लीवर होती है, और जो पित्तरस का क्या करती है? स्त्राव करती है। निम्न में से किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, इजी सा क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से है जो रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स ठोस में, जैसे लोहा, इस्पात, इनमें है जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। निर्वात में पूछ लिया जाए कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वीडियो को पॉज करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बताना है कि निर्वात में ध्वनि की चाल है जो कितनी होती है। नेक्स्ट है टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को है जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और कोशिकीय शोषण द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। पीतल जो ब्रास है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? किन दो धातुओं से मिल के है जो पीतल धातु बनती है? तो ये भी जो मिश्र धातु है ये भी आप याद कर लेना, जो 5-7 मिश्र धातु है इंपॉर्टेंट, वो उनमें से एक आपके एग्जाम में है जो पूछा जा सकता है। तो पीतल है फ्रेंड्स वो तांबा और जस्ता से मिल के है जो बनाई जाती है, कॉपर प्लस जिंक इसके मिश्रण से है जो पीतल धातु बनती है। नेक्स्ट है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जंग लगना है जो कौन सी प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है रासायनिक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा, विटामिन के। विटामिन के है। नेक्स्ट है एलपीजी के मुख्य घटक कौन से है? जो एलपीजी है जो रसोई गैस है उसके मुख्य घटक कौन कौन से है, उसमें कौन कौन सी गैस शामिल होती है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन। जो प्रोपेन और ब्यूटेन है उसके मिश्रण से क्या बनती है? एलपीजी बनती है। एलपीजी बनती है। आपको कमेंट वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में एलपीजी का फुल फॉर्म लिखना है। एलपीजी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स भाग 2 आपकी पूरे हो गए। मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट यहाँ पे मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह नहीं है, उनको मैथ में सबसे ज़्यादा है जो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डेली मैथ के जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन लेके आता हूँ इस तरीके से बताऊंगा, आपका कभी क्वेश्चन है जो गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या होगी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे फ्रेंड्स। 20% की वैल्यू कितनी है? 120। कहीं भी आपको परसेंट दिख जाए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर तो मान लो कोई संख्या क्या है? 100 है। मान लिया हमने कोई संख्या क्या है? 100 है, और ये बोल रहा है कि जो संख्या का 20% है, सॉरी 20% है, वो कितना है? 20% बराबर 20 है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 120/20। ये इधर आ जाएगा बट्टे में, तो 0 से 0 2 से काटेंगे 6, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 1% बराबर कितना है? 6 है, तो 100% बराबर कितना हो गया? 100 × 6 यानी 600। टोटल कितनी हो गई? 600। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने आपको परसेंट दे रखे हैं और उसकी वैल्यू दे रखी है, 20% की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेना और फिर 100 की वैल्यू निकाल लेना, आपकी टोटल संख्या यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? फ्रेंड्स प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, और प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जब भी पूछ लिया जाए आपको, तो इसका सूत्र है n + 1/2।
टू, n+1/2 ये आपको याद रखना है, n+1/2 यानी n क्या है, प्रथम जो 10 पूछा गया है 10 प्राकृत संख्या +1/2, 10 + 1 = 11/2, ये क्या हो जाएगा 5.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए वह किस मूल्य पर बेचे। वापिस बात परसेंटेज में आ गई। मैंने बोला था जहां भी परसेंटेज की बात आ जाए आपको क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर क्या होती है, 10% की हानि होती है। यानी 10% की हानि हो गई तो कितना बच गया, 90%। यानी इसने 90% बराबर कितनी वैल्यू है, 450। यही तो कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100% था, 10% की हानि हो गई तो कितनी, 90% रहा उसका मूल्य। और 90% बराबर कितना है, 450 रुपए में बेच रहा है। तो 490 की वैल्यू कितनी है, 450। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×5 = 45। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और फिर ये पूछ क्या रहा है, 10% लाभ कमाने के लिए, यानी 100 की वस्तु है, 10% लाभ यानी 110। और 110 की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू कितनी है, 5। 110 × 5 कितनी हो गई, 550 रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं जो आपको है दोबारा यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए + बी एक कार्य को ये बोल रहा है कि 12 दिन में करते हैं, और यदि ए अकेला इसे क्या करता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस प्रकार का कितने ही आदमी आपको दे दिए जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी दिया है उसका आपको क्या करने लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये बोल रहा है कि ए + बी है वो एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला क्या करता है, 20 दिन में करता है। तो ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे 12 और 20 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आपको लेना है। जो लघुत्तम समाप्रत्यय होता है 12 और 20 का लघुत्तम समाप्रत्यय कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो मान लो ये 60 क्या है, टोटल काम है। यहाँ पे 60 क्या है, टोटल काम है। ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो 60/12 यानी दोनों क्या करते हैं, 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम यहाँ पे करते हैं। अगर टोटल काम 60 है, 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो कितना काम करते हैं, टोटल 5 काम करते हैं। अब ए अकेला मान लो क्या है, टोटल काम हमारा वैसे ही है 60 है, और ए अकेला कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है। तो 60/20 यानी ये कितना करता है एक दिन में काम, 3 काम करता है, 3 काम करता है। अब आ गया मान लो ए और बी है वो एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बी अकेला कितना करेगा, 5 - 3 2, एक दिन में कितना काम करेगा, 2। टोटल काम कितना था अपना, 60/2 यानी कितने, 30 डेज इसको लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, इसको 30 दिन लगेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले जो भी दिया हो उसका आपको एलसीएम लेके टोटल काम मान लेना है उसको। यानी यहाँ पे 12 दिन है और 20 दिन है, तो 12 + 20 का क्या ले लिया हमने, 12 और 20 का एलसीएम ले लिया, ये आ गया 60। आपका टोटल काम है 60। ए और बी 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, टोटल काम है 60, 12 दिनों में करते हैं, तो 12 × 5 = 60 यानी एक दिन में कितना, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। ए अकेला कितना काम करता है, तो 60 + 60/20 यानी ए अकेला कितना, 3 काम करता है एक दिन में, दोनों 5 काम करते हैं, और ये अकेला 3 काम करता है। तो बी कितने, एक दिन में कितने काम करेगा, 2 बच गए, 2 काम करेगा। तो टोटल काम है अपना 60/2 30 दिन। नेक्स्ट है यहाँ पे 5000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 यहाँ पे सूत्र लगा देना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:4 है और उनका लघुत्तम समाप्रत्यय है जो 120 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अब आपको मान लो अनुपात दे रखा है 3 और 4, 3x और 4x ये हो गया अनुपात दे रखा है, और एलसीएम दे रखा है आपको 120 यानी 3x × 4x कितना हो गया 12x। 12x बराबर कितना है 120, 12x बराबर कितना आ गया
120 आ गया। 12x बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 10 आ गई तो अब जोड़ दो। हमने संख्या कहाँ मानी थी? 3x 4x, यानी 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30। 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। 40 प्लस 30, यही योग ही तो पूछ रहा है, संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है। तो संख्या अपने पास 30 और 40 है, तो योग कितना आ गया? 70। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है। यदि आयत का परिमाप 60 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको एक चीज दे रखी है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसने बोल रखा है कि आयत का परिमाप कितना है? 60 सेमी है, और एक आयत की लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? दुगुनी है। मान लो हम चौड़ाई कितनी है? x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? दुगुनी है, तो कितनी हो जाएगी? 2x। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? सूत्र में लगा दो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, x प्लस 2x हो जाएगा, बराबर कितना है? 60। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2x बराबर कितना है? 60 है आयत के परिमाप का। तो ये गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। और आयत के 20 की इसमें रखोगे 20, मान लो चौड़ाई 20 आ गई, तो लंबाई कितनी है? दुगुनी है, 40 है। लंबाई इतनी तो है, 40 है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे 20 आ गई, 20 इंटू 10 200। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है और एक छात्र को 190 अंक मिलते हैं, तो वह 26 अंकों से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। बात परसेंट की आज गई, मैंने आपको पहले भी बताया था 36% अंक चाहिए पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। और ये बोल रहा है कि 190 अंक लाया तो कितने अंकों से फेल हो गया? 26 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर वह 26 अंक और ले आता तो कितने परसेंट के बराबर हो जाता? 36% के बराबर हो जाता। यानी 190 प्लस 26 कितने हो गए? 116। 116 यानी 36% की वैल्यू कितनी है? 116 है। अब ये पूछ रहा क्या है? परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या है? कुल पूर्णांक मतलब 100% पूछ रहा है। 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। 36% बराबर 116 है, तो 1% कितना आ गया? 36 का भाग दे लो 3। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1% की वैल्यू 216 आ गया, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 216 बट्टा 36 इंटू 100 कर दो, यहाँ पे 100 की वैल्यू आ जाएगी, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक, यदि a अनुपात b यहाँ पे दे रखा है, a अनुपात b है वो क्या है? 2:3 है। b अनुपात c है वो क्या है? 4:5 है। तो हमें a, b और c तीनों का अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है, ए बी और सी। तो इसके फ्रेंड्स यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो क्या है, ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना? 2:3, और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 4:5। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है, लेकिन अनुपात क्या है यहाँ पे? अलग अलग है। इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो या तो आपको इसको क्या कर लो? बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करना है? इस वाले अनुपात को यहाँ पे गुणा करा देना है, यहाँ पे गुणा करा देना है 4 का, और जो इस वाले अनुपात को है जो बी का, उसका गुणा करा देना है यहाँ पे। यानी 4 का ऊपर गुणा करा देना है, 3 का नीचे गुणा करा देना है। तो इससे क्या आ जाएगा? और ये नहीं कि आपको बी के अनुपात से गुणा कराना है, गुणा कराना है दोनों के अनुपात से। इसको 4 से गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा? 8, और इसको 12। 8 और 12, नीचे वाले को कराओगे 3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 12 और 5 3 15। यानी यहाँ पे बी का अनुपात बराबर हो गया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। तो अब अनुपात क्या हो गया? ए का अनुपात 8, बी का अनुपात 12 और सी का अनुपात कितना हो गया? 15 टोटल अनुपात। या आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ए बी और सी यहाँ पे लिख दिया। ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। बी अनुपात सी आपको कितना दे रखा है? बी अनुपात सी आपको 4:5 दे रखा है। तो जो खाली स्थान है उसमें ये संख्या लिख दो, इधर ये संख्या लिख दो। यानी इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। इसको आपस में गुणा करा दो। 4 × 2 8, 4 × 3 12, 5 × 3 15। ये आपका अनुपात आ गया 8:12:15। तो इसी प्रकार है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक 250 मीटर लंबी ट्रेन
54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी दूरी मीटर में दी हुई हो तो चाल को आपको क्या होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाल को कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक चाल क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको हमेशा चेंज करना है। अगर दूरी आपकी क्या दी हुई हो, मीटर में दी हो, और किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। हमेशा आपको क्या करना है, 5/18 से याद रखना है। तो 54 को 5/18 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 18 तिया 54, 3 पंजो 15, यानी चाल कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ गई। अब आपके पास दूरी है 250, चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड, दूरी बटे चाल हो जाएगी, यहाँ पे समय आ जाएगा 15 25 16.6 सेकंड। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन है सी, यहाँ पे 16.6 सेकंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके भी दो है, एक तो आप क्या करना है, 12, 15 और 20 का या तो एलसीएम ले लो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है, विभाजित पूछ रहा है सबसे, यानी तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। विभाजित का मतलब यही है कि तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। हम देखते हैं छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन में 40 है, 40 में भाग जा रहा है, 12 का भाग नहीं जा रहा। फिर देखते हैं 60, 60 में 12 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 20 का जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे ऐसे भी है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको रूट के अंदर दे रखी है 0.0009, इसका मान आपको पूछ लिया क्या होगा। तो रूट हटाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम पॉइंट हटा लेते हैं। ये दे रखा है 0009, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, हम शून्य लगा देंगे। रूट हटाने के लिए इनका वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100, 2 शून्य कट जाएगी। तो यहाँ पे 3/100 आ गया, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 अंक बाद यहाँ पे 3 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 0.003। करेक्ट आंसर, सॉरी 2 अंकों के बाद में पॉइंट हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है कितना, 4√2। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा इंटू विकर्ण 2। यहाँ पे विकर्ण 2 से विकर्ण 2 कट जाएगा, भुजा की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और क्षेत्रफल आपको पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा, 16। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 16। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 10, 12, 15, 18 और x का औसत आपको दे रखा है कितना है, 14 है, और x का आपको मान ज्ञात करना है। 10, 12, 15, 18 और x का औसत 14 है। औसत क्या होता है फ्रेंड्स, औसत होता है राशियों का योगफल इंटू राशियों की संख्या, यानी राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या। तो यहाँ हमें औसत दे रखा है कितना, 14 है, टोटल संख्या कितनी है, 6, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 14 × 6, सॉरी संख्या कितनी है, 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, तो राशियों का योगफल कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और अगर वैसे जोड़ें तो इनको जोड़ के 70 में से घटा दें तो हमारी संख्या आ जाएगी। जो संख्या हमें दे रखी है 4, वो 4 संख्या इनके योग में से घटा दें तो 5वीं संख्या आ जाएगी। तो 70 माइनस ये जोड़ के है जो आपको घटा देना है, 5वीं संख्या यहाँ पे आ जाएगी। टोटल संख्या ये कितनी है, इन संख्याओं का योग हो गया 10, 12, 15, 18 का योग हो गया 55, और यहाँ पे योगफल कितना था 70, 70 माइनस आप 55 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर 15। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचती है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में से 40 घटा दें तो क्या बचता है, 40 बचता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 40 इधर है, माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, 40% बराबर क्या आ जाएगा इधर 80 आ जाएगा। आपको आ गया वैसे 40% बराबर कितना आ गया
80 आ गया। 40% की वैल्यू 80 है तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, शून्य से शून्य गया और 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × 2 200। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जहाँ भी परसेंट की बात आ जाए फ्रेंड्स, आपको 1% की वैल्यू निकाल के है, जितने परसेंट की वैल्यू पूछी जाए वो आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपके मैथ के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन। अभी तक आप वीडियो को वॉच कर रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट है जो आप जरूर करना, ताकि आपको डेली वीडियो, क्योंकि जितना वीडियो पे कमेंट आता है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए ताकि मैं डेली वीडियो लेके आऊँ, नहीं तो किस लिए। तो आप कमेंट करके है जो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग है फ्रेंड्स, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और पहले जो नीति आयोग था वो जाना जाता था योजना आयोग के नाम से, और 1 जनवरी 2015 को है जो इसका क्या हो गया, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, जो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो की शुरुआत है वो किस शहर में की गई है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है सी, कोलकाता में की गई है। हुगली नदी के नीचे है जो कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नवीनतम संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो खेलो इंडिया का हाल ही का संस्करण है, इसमें कौन से जो राज्य है उसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये किया है फ्रेंड्स महाराष्ट्र ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो चर्चा में रहा था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का उल्लेख है जो अनुच्छेद 44 में किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो एक वीडियो लाया था पहले, उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया था, और ये भी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, पूर्णतः लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे राजीव कुमार। राजीव कुमार। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स यहाँ पे असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी अनुच्छेद को है जो भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की क्या कहा है, आत्मा भी कहा है। तो अनुच्छेद 32 है, इसको क्या कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यानी किसी भी कोई भी केस हो आप सीधा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे पहले आपको जिला कोर्ट है, फिर जो हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन आपके अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स भारत में जीएसटी है जो किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो लागू किया गया था 2017 में। 2017 में 1 जुलाई 2017 में एक देश एक टैक्स के नारे के साथ है जो जीएसटी लागू किया गया था, एक देश एक टैक्स। नेक्स्ट है रोफ भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोफ है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये है फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा
या वर्ध गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा या वर्ध गंगा कहा जाता है फ्रेंड्स गोदावरी को। गोदावरी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की है, जो सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वर्ध गंगा कहा जाता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, उसकी सबसे लंबी नदी इसे ही माना जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है जो भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स आपके गुड़गांव हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा में है जो स्थित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इजी सा क्वेश्चन है, ये की थी आपके साबरमती आश्रम में। और कब की थी? दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 में, 12 मार्च 1930 को। और अपने 78 जो साथी थे उनके साथ है, जो अनुयायी थे उनके साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1930 को, याद रखना है, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात है वो फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पे है। कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बैंकों का बैंक कहे जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था बैंकों का बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1949 में। 1949 में। और पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण है जो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को है। बैडमिंटन से संबंधित इनको क्या दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है जो दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे 10 जो क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड है वो। तो रीजनिंग से रिलेटेड, रीजनिंग मानता हूँ मैं इजी है, हर कोई है जो अपने आप आसानी से पढ़ लेता है, तो हम जल्दी जल्दी इनको है जो सीधा पढ़ेंगे। जिस प्रकार कलम का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध क्या है? काटने से होता है। और अगला पद यहाँ पे ज्ञात करना है, जैसे 2, 5, 10, 17 है, इसमें 3 बढ़ रहा है, अगले में 5 है, अगले में 7 है, यानी 2 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 7 प्लस, तो फिर 9 प्लस, ऐसे ही करके आपको श्रृंखला बनानी है। नेक्स्ट है यदि किसी कूट भाषा में रोज को TQUG लिखा जा रहा है, यानी R को T लिखा जा रहा है, +2 किया है, O को Q +2 किया है, यानी हर शब्द में क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है, तो आपको B में 2 जोड़ना है, D I में 2 जोड़ना है, ऐसे करके यहाँ पे नेक्स्ट शब्द आपको बना लेना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अरुण ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के पिता यानी खुद का पिता की इकलौती पुत्री यानी खुद की बहन। तो उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? तो बहन है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स 4 शब्दों में से विषम शब्द चुनना है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो बाकी सब में क्या है? 31 डेज है और अप्रैल में क्या है? यहाँ पे 30 डेज है। नेक्स्ट है यदि एक पंक्ति में दोनों सिरों से गिनने पर 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है दोनों सिरों से गिनने वाला, तो जो स्थान दिया होता है स्थान +1, यहाँ पे इस साइड से -1 है, दोनों ओर से अगर दिया हो, इस साइड से भी 11 है, इस साइड से भी 11 है, 11 + 11 कितने हो गए? 22 - 1, यानी टोटल कितने हैं? 21 व्यक्ति यहाँ पे है। यानी आप ऐसे करके देखोगे तो भी देखो यहाँ 10 है, 11वां ये आ गया, यहाँ 10 है, 11वां ये आ गया, तो कितने हो गए? 10 + 10 20 और 1 ये 21। नेक्स्ट है एक व्यक्ति उत्तर की चलता है, दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बहुत ईजी है, आप ऐसे करके है जो बना के आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ पे 4 चला, फिर यहाँ पे 5 चला, तो ऐसे बना के आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैन आर्क डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है। और लुप्त संख्या यहाँ पे चुननी है, 4 का यहाँ पे घन कर रखा है, 4 का घन 64 है, वैसे 6 का घन कितना हो जाएगा? 216। इजी सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टाइमिंग की बहुत ध्यान रखनी है, जो भी रीजनिंग जीके की क्वेश्चन हो वो आपको सेकंडों के हिसाब से हल करने हैं, तभी आपके पास है जो मैथ को हल करने के लिए टाइम बच पाएगा। यदि कल से 2 दिन पहले मंगलवार था
यानी कल से 2 दिन पहले, कल ये हो, आज ये हो गया, ये कल हो गया, और इससे 2 दिन पहले यहाँ लिख लो, यहाँ पे मंगलवार है तो ये बोल रहा है कल के 2 दिन बाद, यानी ये आज है तो इसके 2 दिन बाद क्या वार होगा, यहाँ पे क्या वार होगा, यहाँ से काउंट करके है जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी के आपके 10% जो आते हैं, और पूछा गया है पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन, और पो प्लस अन यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी पो प्लस अन। और अयादि स्वर संधि का ये क्या है, उदाहरण है, ओ और ए मिलकर क्या हो जाता है, यहाँ पे अव हो जाता है, अव हो जाता है। तो यदि पाउन होता तो क्या होता, पो प्लस अन। नेक्स्ट है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार है जो एग्जाम में यही सेम शब्द यहाँ पे पूछा गया है, लंबोदर। तो लंबोदर शब्द, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, ऐसा पद फ्रेंड्स जो किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताता हो, जैसा लंबा है जिसका उदर, लंबी है जिसकी सूंड, मतलब तो कौन है वो, गणेश जी, यानी ये किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुवीर्य समास। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, कवि की स्त्रीलिंग शब्द है कवियत्री, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कवियत्री। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, मुहावरे का अर्थ है आंखें फेर लेना यानी उदास हो जाना, उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनल और अनिल शब्द युग्म का सही भेद क्या है। अनल और अनिल यानी अनल है वो क्या है फ्रेंड्स, आग है, और अनिल है वो क्या है, हवा है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो वो है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो उत्कर्ष का सही विलोम शब्द है फ्रेंड्स अपकर्ष, अपकर्ष। नेक्स्ट है सूर्य शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दिनकर, दिवाकर, मयंक, भानु। तो मयंक शब्द है वो सूर्य का नहीं, चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान में रखना है। कारक के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, हिंदी में जो कारक होता है उसके कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे 8 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, किसी चीज से अलग हो रही हो तो ये क्या होता है, अपादान कारक होता है। कोई भी वाक्य हो जिसमें यहाँ पे कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रही हो तो ये आपको ध्यान में रखना है, अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पे वृक्ष से क्या हो रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पे भाग है इंग्लिश का। इंग्लिश के आपके 10% यहाँ पे आते हैं, और बहुत ही इंग्लिश जो सेक्शन है अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत ही यहाँ पे आसान हो जाएगा। अगर आपको मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डाउट है तो मैंने एक वोकेब गियर रखी है, वोकेब के 20 आपको वीडियो मिल जाएंगे, 10 से 20 प्लेलिस्ट है। अगर आप देखोगे तो आपका इंग्लिश का है जो कोई मीनिंग यहाँ पे गलत नहीं होगा, जैसे एंटोनम, सिनोनम, तो ये आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फ्रेंड्स वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट सिनोनम ऑफ एबंडन, एबंडन का आपको सिनोनिम पूछ रहा है। एबंडन शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे त्याग देना, त्याग देना मूल अर्थ होता है इसका, क्या करना, त्याग देना, छोड़ देना। एबंडन का दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या होता है, बंजर, बंजर भूमि जो होती है उसको भी क्या बोलते हैं, एबंडन बोलते हैं। यहाँ पे करेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा डेजर्टेड यानी रेगिस्तान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ही इज अफ्रेड डॉग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है और आपको हमेशा याद रखना है अफ्रेड के साथ क्या होगा, हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड जहाँ भी दिख जाए आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है करेक्ट एंटोनम ऑफ जेनेरियस। जेनेरियस शब्द का आपको करेक्ट है जो एंटोनम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो फ्रेंड्स जेनेरियस यानी होता है दयालु पर्सन, काइंडनेस, काइंड हो उसे कहते हैं, जबकि स्टिंजी होता है जो स्टिंजी माने चालाक या कंजूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रिसीव की स्पेलिंग है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है।
तो फ्रेंड्स रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी RECEIVE। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल यहाँ पे भरना है कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो यूजफुल में क्या आ रहा है, अगर उच्चारण करेंगे यू आ रहा है, और यू क्या है व्यंजन है। आपको यहाँ पे यू नहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो भी शब्द जो आगे दे रखा है उसको क्या करना है, आपको उच्चारण करना है, और उच्चारण में अगर स्वर आ रहा है तो आपको क्या करना है, एन लगाना है, नहीं तो आपको ए ही लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम टू टर्न ए डी फियर, यानी बहरा हो जाना। तो इसका क्या है, टू रिफ्यूज टू लिसन। टू रिफ्यूज टू लिसन या इग्नोर कर देना, अगर हम किसी को बोलते हैं वो सुन ही नहीं रहा, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द बॉय किल्ड द स्नैक। द बॉय किल्ड द स्नैक, इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है। फ्रेंड जहाँ भी आपको पैसिव वॉइस बनानी हो, सबसे पहले तो बता देता हूँ, पैसिव वॉइस जो शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। ऑब्जेक्ट की आप पहचान कैसे करोगे, जैसे कोई भी वर्ब दे रखी है उसके बाद वाला जो है पार्ट वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें वर्ब क्या है, किल्ड है, तो किल्ड के बाद क्या है, द स्नेक। तो द स्नेक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये शुरू कहाँ से होगी, द स्नेक से होगी। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है। द स्नेक हो गया, और किल्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले लगेगा बाई द बॉय, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्नैक वाज किल्ड बाई द बॉय। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। जो हमेशा है, जो ब्राइट साइड में देखता हो, आशावादी हो, उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जो निराशावादी हो उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ द टू बुक्स वर यूजफुल। नाइदर ऑफ द टू बुक्स वर यूजफुल, इसमें एरर कौन से पार्ट में है आपको पहचानना है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स वर यूजफुल। फ्रेंड्स नाइदर ऑफ द के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइदर ऑफ द के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा कि प्लूरल है, लेकिन नाइदर ऑफ द के बाद हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वर यूजफुल वाला पार्ट है वो गलत है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। सी फिल इन द ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आएगा, नेक्स्ट टेस्ट आएगा, उसमें है जो हम आप डिस्कस करेंगे, और इसका आंसर है जो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली एक मॉडल पेपर ऐसा ही है जो मिलता रहेगा।